कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई दरवाजा। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ नाम के राज्य के एक छोटे से गांव में मक्खीलाल और उसका परिवार रहता था। मक्खीलाल बहुत ही नेकदिल और दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा घर आए लोगों की मदद किया करता था। उसका मानना था कि हमारे हालात जैसे भी हो, उन हालातों में भी हो सके उतनी किसी की भी मदद करनी चाहिए। आखिर हम इस संसार में किसी न किसी कारणवश आते हैं और भगवान हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो दूसरों को खुशियां दे। वो ये बात अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा समझाता था। लेकिन मक्खीलाल के दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। वो दिन भर घर पर ही खा पीकर सोए रहते। मक्खीलाल के पास 7-8 गायें थी और कुछ भैंसे भी। हर सुबह उठकर वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाता। शाम को दूध निकालकर पास वाले गांव में साइकिल से जाके बेच आता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मक्खीलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे निर्मला, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ जी? आज कहीं बाहर जाना है क्या आपको? अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित हूँ। ना ही ये कुछ काम करते हैं और ना ही अच्छे से बात करते हैं। बस दिन भर खा पी कर सोए रहते हैं। कब ये जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेंगे पता नहीं। उम्र के हिसाब से अब मुझसे भी ये सारे काम नहीं होते। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब दोनों को अपने अपने काम बांट कर देने चाहिए। आज शाम को ही आप दोनों को अपने अपने काम समझा दो और थोड़ा सख्ती से पेश आओ। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ दूसरा पर्याय भी नहीं। मक्खीलाल और निर्मला घर के अंदर जाते हैं। तभी राजू और पिंटू अंदर आकर अपनी माँ से बोलते हैं, अरे माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी। अरे राजू पिंटू, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ तब तक खाना लेकर आ जाएगी। देखो बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। आज से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों पर डालता हूँ। मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता। कल से तुम दोनों भाई जानवरों को लेकर जंगल जाओगे और दूध निकालकर बेचने भी जाओगे। लेकिन पिताजी, आज तक तो हम कभी जंगल में अपने जानवरों को लेकर नहीं गए। क्या हमसे ये हो पाएगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने गाय और भैंसों को हमेशा की तरह छोड़ देना है और बस उनके पीछे पीछे चलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसी के खेतों की फसल में ना जाए। इतना ही तो है। दूसरे ही दिन राजू और पिंटू को मक्खीलाल सुबह सुबह जल्दी उठाता है, उनसे सारे काम करवाता है। राजू और पिंटू को ये सारे काम करने में बड़ा ही आलस आता है। दोनों भी जैसे तैसे काम खत्म करते हैं और नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अरे यार पिंटू, पिताजी ने ये क्या नया नाटक लगा के रखा है? ये भी कोई हमारी उम्र है काम करने की? अभी तो हमें बस खाना पीना, घूमना और सोना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाई, अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। ऐसा कहकर दोनों वहां से घर चले गए। धीरे धीरे दोनों भाई अच्छे से काम करने लगे और अब उन्हें उस काम की आदत भी पड़ गई। दोनों हंसी खुशी काम करने लगे, गरीबों की मदद भी करने लगे। ये सब देखकर मक्खीलाल और निर्मला भी बहुत खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन राजू और पिंटू जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेकर गए थे। अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए दोनों भी एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे एक दरवाजे पर पड़ती है और राजू चौंक कर पिंटू से कहता है, अरे पिंटू, जरा यहाँ देख तो, ये एकदम दरवाजे की तरह लग रहा है। इतने बड़े विशाल पेड़ में दरवाजा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ये तो दरवाजे जैसा ही लग रहा है। चलो इसे ढकेल के देखते हैं। राजू और पिंटू दोनों मिलकर उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जल्दी खुलता ही नहीं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, हमने इस दरवाजे को खोल तो दिया, लेकिन अब इसके अंदर जाने मत बोलना। इसके अंदर कोई भूत वूत होगा तो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे चुप, डरपोक कहीं का। इतनी मेहनत से खोला है, एक बार अंदर क्या है जानकर ही घर वापस जाएंगे। चलो, और तुम्हारी जेब में जो माचिस है ना, उससे जरा ये 2 लकड़ियां जला दो। अंदर बहुत अंधेरा है, उस रोशनी के सहारे हम अंदर जाएंगे। पिंटू थोड़ा डरा सहमा सा राजू की ओर देखता है और 2 लकड़ियां जलाकर उनकी 2 मशाले तैयार कर लेता है। उनमें से एक मशाल राजू को देता है। भाई, तुम मुझसे बड़े हो, तुम आगे चलो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है।
अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम फट्टू हो। चलो अब चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोनों हाथ में मशाल पकड़े उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाते ही उन्हें एक सुरंग नजर आती है। वहां के बड़े बड़े मकड़ी के जाले साफ करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें उस सुरंग से रोशनी आती दिखाई देती है। पिंटू, पिंटू देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आगे किसी चमचमाते खजाने की सुनहरी रोशनी है। हाँ भैया, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन क्या पता खजाने के अलावा कुछ और ही निकला तो। अरे तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो, डरपोक। चलो मेरे पीछे। दोनों उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां चमचमाते हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्कों से भरे घड़े, बहुमूल्य सोने की मूर्तियां, माणिक मोती, ये सब भरे पड़े हैं, जैसे कि वो सुरंग कुबेर के खजाने से भरी हो। ये नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पिंटू, मेरे भाई पिंटू, देखो इतना सारा खजाना शायद ही दुनिया में किसी के पास होगा। हम अमीर हो गए भाई, हम बहुत अमीर हो गए। तभी पिंटू को किसी के कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई तड़प रहा हो। वो इधर उधर देखता है। उसे कोने में एक विशाल सा भालू जख्मी हालत में दिखाई देता है। राजू और पिंटू दोनों डर के उस भालू के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उस भालू के पैरों पर एक बड़ा सा घाव है। भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो हम यहाँ से वापस भी नहीं जा पाएंगे। जब तक ये बेहोश है तब तक हम खजाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, हमें इस भालू की मदद करनी ही पड़ेगी। पता है ना पिताजी ने क्या सिखाया है? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। हम इस भालू को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते भैया। चलो इसके जख्म पर पट्टी बांधते हैं, तब तक तुम पानी का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है। जैसे ही पिंटू पट्टी बांधने के लिए भालू के पास जाता है और उसे छूता है, वैसे ही वहां तेज रोशनी फैलती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उस रोशनी के साथ साथ वहां साक्षात कुबेर प्रकट होते हैं। आप कौन हो? हे मानव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुबेर हूँ। मुझे श्राप मिला था। उस श्राप के चलते मैं कई सदियों से इस सुरंग में बंद था। जब तक कोई मानव आकर मुझे स्पर्श नहीं करता, तब तक मैं इस भालू के रूप से मुक्त नहीं हो सकता था। तुमने मुझे स्पर्श करके मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और हाँ, तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं तुम्हें मेरा खजाना देता हूँ। तुम जितना चाहे ले जा सकते हो। कुबेर अदृश्य हो जाते हैं। राजू और पिंटू वो खजाना लेकर घर आते हैं। उस खजाने के जोर पर वो बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सारे गांव वालों की हमेशा मदद करते हैं और इसी तरह एक आराम भरी जिंदगी जीने लगते हैं। धनपुर नाम के नगर में एक हन्ना नाम की औरत अपनी बेटी कनक के साथ रहा करती थी। हन्ना का पति गुजर चुका था और अब वो फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसने अपने घर के बगीचे में अलग अलग तरह के फूलों के पौधे लगाए हुए थे। उनमें गुलाब के बहुत सारे पौधे थे, क्योंकि कनक को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। कनक दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे उसे सुंदरता का वरदान मिला हो, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो अपनी माँ का बताया कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, कनक बेटा, मुझे वो डिब्बा उठा कर दे दो। अरे माँ, क्या हमेशा काम ही बताती रहती हो? मैं इस डिब्बे को उठाऊंगी तो मेरे नाजुक हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो ना माँ। ऐसा कह के कनक काम करने से मना कर देती है। ऐसे ही और एक दिन, अरे कनक, जरा वो बीज तो यहाँ डालना। माँ, मैं वो बीज जमीन में डालूंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। आप ही कर लो। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। वो हर दिन ऐसे ही काम ना करने के बहुत सारे बहाने ढूंढा करती थी और एक भी काम नहीं किया करती थी। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। ये कौन समझाएगा इसे? हन्ना को अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी। उसने बेटी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कनक अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती थी। वो अपने माँ की एक भी बात नहीं सुनती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और हन्ना उसकी शादी के प्रस्ताव अलग अलग गाँव में दे रही थी। एक दिन उनके घर एक लड़का उसका हाथ मांगने के लिए आया। आपके घर में क्या क्या है? मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। क्या आप कुछ भी काम नहीं करती?
मैं अब भी कुछ काम नहीं करती और मैं शादी के बाद भी कुछ काम नहीं करूँगी। कनक उस लड़के के गरीबी का मजाक उड़ाती है और उसके शादी के रिश्ते को मना करती है। ऐसे बहुत सारे रिश्तों को कनक ने मना किया था। अब उसकी माँ उस पर गुस्सा हो गई। कनक, तुम खुद को बहुत ही खूबसूरत समझती हो क्या? इतने रिश्ते तुमने ठुकरा दिए, अब क्या तुमसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा? अरे अगर ऐसा करोगी तो उम्र भर कुंवारी रह जाओगी। वो समझ में आ रहा है या नहीं? अरे माँ, आप चिंता मत करो, मेरे नसीब में तो कोई राजकुमार ही होगा। हन्ना अब उसके बर्ताव से बहुत चिंतित रहने लगी। उसी रात हन्ना और कनक सो गई। सच में बेटी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन इस खूबसूरती के सहारे पूरी जिंदगी नहीं कटती। और तभी कनक सपने में मुस्कुराती है। हन्ना उसकी मुस्कुराहट देखती है और सुबह जब वो दोनों उठती है तब उससे पूछती है, क्या हुआ कनक? कल सपने में तुम बहुत मुस्कुरा रही थी। हाँ माँ, सपना ही कुछ ऐसा था। मैंने देखा कि मुझे एक सुंदर राजकुमार शादी करके अपने राजमहल ले जाता है और वहाँ मुझे सारे पकवान सोने के खिलाता है। माँ, वहाँ तो सोने की रोटी भी है, वो सब मेरा है। कितना सुंदर सपना है ना माँ। अरे आओ, कितने दिनों के बाद आना हुआ है। आओ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कह के हन्ना किचन में जाकर कुछ खाना लाती है और अब हन्ना, शमा और करम बहुत पुरानी बातें करने लगती है। है ना, अब कनक बड़ी हो गई होगी ना, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा भी है तुमने? अरे शमा, वही तो चिंता है कि मेरी कनक को कौन सी भी बात फिजूल ही लगती है। वो खुद को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है। वो है खूबसूरत, मगर उसे उसकी खूबसूरती पे गुरूर नहीं करना चाहिए। वो सच में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर उसे गर्व नहीं करना चाहिए। अरे उसे तो कल सोने की रोटी खाने का भी सपना आया था। वो उसका सपना विस्तार से बताती है, मगर हन्ना को पता ही नहीं था कि शमा और करम एक जादूगर है। वो उन्हें अपनी पुरानी सहेलियां समझकर सब कुछ बता देती है। अब वो दोनों जाने के लिए निकलती है। अरे शमा, मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें कनक का सपना सच कर देना चाहिए। क्या सोचती हो? सही कह रहे हो तुम, हम ऐसा ही करेंगे, इससे उसे कुछ सबक मिल जाए। ऐसा कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हन्ना गुलाब के पौधों को पानी डाल रही थी, तभी एक सोने की बग्गी उसके घर के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक नौजवान राजकुमार उतरता है जो कि बहुत खूबसूरत था। माँ, माँ देखो, मेरा सपना सच हो रहा है। मेरे सपनों का राजकुमार आया है। कनक, चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और मेरी बेटी का नाम कैसे जानते हो? मैं माया नगरी का राजकुमार हूँ। मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। चलो कनक। तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। रुको कनक, रुको बेटा। कनक अपनी माँ की बात अनसुनी करके उस राजकुमार के पास चली जाती है और उसके साथ बग्गी में बैठकर निकल पड़ती है। वो अपनी माँ को अलविदा भी नहीं कहती। अब वो बग्गी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है और ऐसे ही अलग अलग 3 प्रदेश पार करती है। पहले जंगल लगता है, दूसरा रेगिस्तान और तीसरा बहुत ही बंजर इलाका। इसके बाद उनका नगर लगता है। अब वो बग्गी राजमहल में पहुंच जाती है। कनक राजमहल देख के बहुत खुश हो जाती है। वो राजकुमार के साथ राजमहल में जाती है। कनक, आज से ये राजमहल तुम्हारा है। तुम इस महल की राजकुमारी हो। तुम्हें जो चाहिए ले लो। ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है। राजकुमार, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाना खाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों निकलते हैं। तभी राजकुमार दासी को आवाज देता है। दासी, इधर आओ। जी राजकुमार। ये राजकुमारी है, आपको इनका ख्याल रखना है। ठीक है राजकुमार। ऐसा कह के दासी, राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाते हैं। राजकुमार और राजकुमारी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी कनक देखती है कि सारा खाना सोने से बना हुआ है। ये सारा खाना सोने से बना हुआ है? हाँ राजकुमारी, ये सारा खाना सोने से बना हुआ है। हमारे राजकुमार सोने का ही खाना खाते हैं। ये रोटी सोने की है, ये चटनी हीरो की बनाई हुई है और हलवा भी है। बाकी ये फल अलग अलग तरह के हैं। आपको जो चाहिए वो आप खा सकती हैं। ऐसा कह के वो दासी उस रोटी पर हीरो की चटनी लगा देती है और राजकुमारी को खाने के लिए देती है। राजकुमारी वो रोटी का टुकड़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो टुकड़ा टूट नहीं पाता। राजकुमारी दासी से बोलती है, मेरे लिए तुम अलग से सादी रोटी लेकर आओ। हमारी राजकुमारी सादी रोटी खाए, ये हमें मंजूर नहीं है। मैं आपके लिए चांदी की रोटी लेकर आती हूँ। अरे राजकुमारी को चांदी की रोटी?
हाँ, ठीक है, वो चाहती है तो दे दीजिए। अब उसे इतनी भूख लगती है कि वो रोने लगती है। उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। उसे राजमहल छोड़कर अपनी माँ के पास जाना होता है। राजकुमार, आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है राजकुमारी, जैसा आप चाहो, चलिए मेरे साथ। राजकुमार उसे उसके माँ के घर छोड़ देता है। कनक भागती हुई अपने घर के अंदर जाती है। माँ, माँ, मैं आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। ऐसा कह के माँ उसे खाना देती है और उसके बगल में बैठकर उसे समझाने लगती है। बेटी, दूसरों का दिल दुखाने के बाद खुद को कितना दुख होता है, समझ में आया? जो हुआ सो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब सो जाओ। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद माँ। अब कनक सो जाती है और हन्ना भी निश्चिंत हो जाती है। कनक का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत प्रसन्न है। अब कनक उसे सारे कामों में मदद करने लगी। ऐसे ही एक दिन हन्ना की पुरानी सहेली शमा और करम घर आए। अरे आओ शमा और करण, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। अरे शमा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन कनक के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आया है। वो बहुत ही सुशील और समझदार हो गई है। और इस तरह अब हन्ना और कनक बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। माधवगढ़ नाम के गांव में संजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम होने के कारण उसके जो बैल थे उन्हें वो किराए पर देता था। उससे जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे आते उनसे वो अपना गुजारा करता था। उसके पास 2 बैल थे, राम और श्याम। उसे दोनों बैल बहुत प्यारे थे। ऐसे ही एक दिन उनके घर पे एक गरीब किसान आया जो उन 2 बैलों को कम दाम में किराए पर लेना चाहता था। अरे बाबा, इतने कम दाम में बैल नहीं मिलेंगे, आप थोड़े और पैसे लेकर आओ। अरे दे दो ना बेटा, मेरे पास और पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, लेकर जाओ, मगर जल्दी आना, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। वो गरीब किसान बैल लेकर जाता है और अपने खेत जोत लेता है। काम हो जाने के बाद वो संजय के बैल वापस कर देता है। अब संजय अपने खेत जोतने लगता है और खेत जोत कर शाम को घर आता है। संजय अपने दोनों बैल घर के बाहर बांध देता है और खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह संजय की पत्नी आंगन में काम कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने बैलों पर पड़ी। उसने देखा कि उनका एक ही बैल वहां खड़ा है और दूसरा बैल श्याम नहीं है। अजी सुनते हो, कहाँ गए? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ है, इतनी चिल्ला क्यों रही हो? अजी मेरा चिल्लाना छोड़ो, यहाँ शाम नहीं दिख रहा। सब तरफ देख लिया, लेकिन शाम कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ गया होगा? अरे कल तो यही बांध कर रखा था, अब कहाँ चला गया? संजय और शीला सारे गांव में बैल को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलता। आखिर वो दुखी होकर घर आते हैं। अब हम क्या करें जिससे हमारा गुजारा हो सके? कल देखते हैं, अब के लिए सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शीला राम को चारा डालती है, लेकिन राम उस घास को मुंह भी नहीं लगाता। ये देख शीला बहुत दुखी हो जाती है। अब शीला और संजय सोचने लगते हैं, क्या किया जाए जिससे राम खाना भी खाने लगे और उसका रुका हुआ काम भी हो जाए। क्यों ना हम राम के साथ और एक बैल लाए, जिससे राम खाना भी खाएगा और हमारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शीला और संजय अगले दिन बैल बाजार में जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार के बैल बेचने के लिए रखे हुए होते हैं। तभी उनकी नजर शाम पर पड़ती है। वे उसे जरा बारीकी से देखने लगते हैं। अजी, ये तो हमारा शाम है। ये हमारे शाम को चुरा कर यहाँ बेचने आया है। अब देखो इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। इसने हमारा रोजी रोटी का जरिया छीन लिया है, इसको सजा होनी ही चाहिए। संजय पुलिस थाने जाकर बैल चोरी होने की कंप्लेंट करता है और पुलिस से कहता है, साहब मेरा बैल एक चोर ने चुराया है और अब वो उसे बाजार में बेचने के लिए लाया है। क्या उस चोर ने तुम्हारा बैल चुराया और तुम्हें पता भी नहीं? हाँ साहब, चलो उस चोर को पकड़ते हैं। अब संजय और पुलिस अफसर उस बाजार में चले जाते हैं। शीला अपने बैल पर नजर रखकर खड़ी थी। अब सारे लोग मिलकर उस चोर के दुकान पर जाते हैं। अरे भाई, ये बैल कितने का दिया? हाँ बताओ, हमें भी खरीदना है। इसका अच्छा दाम बताओगे तो मैं भी खरीदूंगा। अरे साहब, इस बैल की कीमत तो बहुत ही कम है, ये आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए में। उस चोर की सफाई देखकर पुलिस अफसर उससे अधिक जानकारी मिले इसकी कोशिश करते हैं। साहब, किस सोच में डूब गए आप? आपको बैल खरीदना है ना? हाँ खरीदना है ना। अरे बैल वाले, इस बैल की जरा और जानकारी बता।
हाँ साहब, बताता हूँ आपको। अगर कैसा बैल चाहिए आप मुझे बताएंगे तो आपको सही सही दाम बता दूंगा। अरे भाई, ये बैल तो दिखने में बहुत अच्छा है, फिर इसके दाम तुमने इतने कम कैसे लगा दिए? अरे साहब, आपसे क्या छुपाना, आपको तो सब पता ही है। कल रात किसी ने आकर मुझे ये बैल बेच दिया, इसीलिए मैं इसे जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ। ये बैल कहाँ से लाया गया है, कुछ तुम्हें पता है? नहीं साहब, मुझे तो सिर्फ बैल बेचा गया है, मुझे पता नहीं कि यह बैल कहाँ से आया। संजय उससे पूछता है, अगर तुम्हें पता नहीं तो तुमने ये बैल ले कैसे लिया? चोर अब सोच में डूब जाता है और बात को घुमाने की कोशिश करता है। जी साहब, आप बताइए ना, आपको कौन सा बैल चाहिए? ये सब देख पुलिस अफसर को बहुत गुस्सा आया और उसने उस चोर के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ लगाए। अब सच बताएगा कि और मार खाएगा। आप कौन हो साहब? मैं इस जिले का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और तुझे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चल पुलिस स्टेशन। ऐसा कहकर पुलिस अफसर उस चोर को पकड़कर मारने लगे। साहब, मुझे मत मारो, मैं आपको सब सच बता दूंगा। अब सच सच बोल, वरना बहुत मार खाएगा। साहब, इनके घर में एक दिन गया था तो दोनों बैल भी एक जगह पर बांधे हुए थे। फिर मैंने उन पर नजर रखना शुरू किया और सोचा कि इनका एक बैल बेच दो तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। और ऐसे ही एक रात को मैंने इनका एक बैल चुरा लिया और फिर उसे इस बाजार में लाकर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह बैल तो अजीब ही है, जो भी इसे देखने आता है उसे मारने लगता है। इसी वजह से मैंने इसे कम दाम में बेचने की सोची और आपने मुझे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दीजिए साहब, आज से कभी नहीं चोरी करूंगा। साहब, इसे छोड़ना नहीं, ये चोर है साहब, इसने चोरी की है। संजय और शीला को भी अपना शाम वापस मिल गया। अब पुलिस अफसर चोर को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और उसे सजा हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चोरी कभी ना कभी पकड़ी जाती ही है, इसीलिए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हरिहरेश्वर गांव समुंदर के किनारे बसा था। वहां के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उसी गांव में एक मछुआरा था साईनाथ, जो अपनी पत्नी भावना और बेटे गोपी के साथ रहता था। गोपी काफी मोटा था। गांव के लोग उसे मोटू मोटू कह के बहुत चिढ़ाते थे, लेकिन गोपी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो बड़ा आलसी था। एक दिन साईनाथ की तबीयत खराब हो गई। गोपी आंगन में खटिए पे सोया था। साईनाथ ने गोपी से कहा, बेटा कब तक सोते रहोगे? आज मैं मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। खटिया पे सोया गोपी थोड़ा चिढ़ गया। क्या हुआ पिताजी, मछलियां कहीं भागी जा रही है क्या? दिन पूरी हो जाएगी तब जाऊंगा। बेटा दिन चढ़ाया है, अब दोपहर होगी, मछलियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। जाता हूँ पिताजी। आपको मछलियां मिलने से मतलब है ना, अब जाइए आपका काम कीजिए। कुछ देर करवटें बदलने के बाद गोपी मछलियां पकड़ने निकल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा के झोंकों की वजह से उसे वही नींद आ गई। शाम को आंखें खुली तो वो भागते हुए नदी के पास गया और कुछ मछलियां पकड़ के घर निकला। उन मछलियों को पकाकर खाया, लेकिन बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था और उस दिन वो पैसे नहीं कमा पाया। बहुत दिन यही सिलसिला शुरू था। साईनाथ को अब चिंता होने लगी। घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे। एक दिन एक अनजान लड़का उनके घर आया। कौन हो तुम बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम पिंटू है, मैं मेरे पिताजी से मिलने आया हूँ, उनका नाम गोपी है। ए लड़के, क्या बकवास कर रहा है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये क्या कह रहे हो पिताजी, मुझे माँ ने आपके पास भेजा है, आप हमें छोड़ के यहाँ चले आए। ये क्या नाटक कर रहा है? एक थप्पड़ लगाऊंगा अनाप शनाप बातें की तो। निकल यहाँ से। गोपी की डांट सुन के पिंटू जोर जोर से रोने लगा। अरे ऐसे क्यों डांट रहे हो? इतना छोटा लड़का है, पता ढूंढते आया है, इसका मतलब कोई तो बात है। मुझे तो पहले से ही शक था, इसका कुछ चल रहा है। चुपचाप जाओ और बहू को ले आओ। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा कहकर पिंटू जोर जोर से रोने लगा। ना बेटा, रोते नहीं, हम है ना। गोपी, तुम्हारे बेटे को अंदर लेके जाओ और उसे अच्छे से नहलाओ। गोपी अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप पिंटू को नहाने के लिए अंदर लेके गया। बाद में जब गोपी मछली पकड़ने निकला, बाबूजी, मुझे भी मछली पकड़ना अच्छा लगता है, बाबूजी मैं भी आता हूँ। ए बाबूजी किसे कहा? मैंने कहा ना मैं तुम्हारा बाबूजी नहीं हूँ। अरे नासपीटे, ले जाना, छोटा है, क्यों रुला रहा है अपने बेटे को? माँ के सामने गोपी की एक ना चली। पिंटू को लेके वो नदी के पास आया। सुने लड़के, मुझे नींद आ रही है, जरा सोता हूँ, तुम चाहो तो इस जाल से मछली पकड़ लो। पिंटू नदी के किनारे आया और कुछ मंत्र कहने लगा। ओम मत्स्य देवाय नमः, त्वम स्वागतम करिष्ये, आवामि आवामि।
बस देखते ही देखते एक एक करके मछलियां पानी से उछलकर उसकी टोकरी में आके गिरने लगी। धीरे धीरे उसकी टोकरी मछलियों से भर गई। जब गोपी नींद से उठा तो टोकरी देखकर चकरा गया। क्यों बाबूजी, देखा, मैंने कहा था ना मुझे मछलियाँ पकड़ना आता है। चलिए उन्हें बेचकर घर चलते हैं। दोनों थोड़ी सी मछलियां गले में टांग के बाजार जाते हैं और वो मछलियां बेचकर घर आते हैं। दादाजी ये लीजिए पैसे, मैंने और बाबूजी ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया। होय होय मेरा पोता कितना गुनी है, किसी की नजर ना लगे। इसके आने से तो हमारे भाग ही खुल गए। दादी जी, क्या आप ये मछलियाँ हमारे लिए पकाएंगी? हारे मेरे मुन्ना, क्यों नहीं। भावना ने प्यार से पिंटू को गले लगाया। अब रोज गोपी और पिंटू नदी पर जाते। गोपी अच्छी नींद निकालता और पिंटू मंत्र पढ़ के मछलियां पकड़ता। ये सिलसिला कई दिनों तक शुरू रहा। एक दिन गोपी के मन में ख्याल आया, ये रोज रोज इतनी मछलियाँ कैसे पकड़ता है? कमाल है, देखना पड़ेगा ये आखिर करता क्या है। गोपी ने सोने का नाटक किया और पिंटू को मंत्र पढ़ के मछलियां पकड़ते हुए देख लिया। ये सब देख के वो चकित हो गया। बेटा, तुम कोई जादूगर हो क्या? कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। क्या बाबूजी, आप मजाक कर रहे हो? मैं कोई जादूगर वादूगर नहीं हूँ। मेरे नाना जी ने मुझे ये मंत्र सिखाया था। रुकिए, मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसा कहकर पिंटू ने गोपी को मछली पकड़ने वाला मंत्र सिखाया। फिर गोपी ने वो मंत्र पढ़ा। ओम मत्स्य देवाय नमः, त्वम स्वागतम करिष्ये, आवामि आवामि। और क्या आश्चर्य, मछलियां अपने आप टोकरी में आके गिरने लगी। गोपी खुश हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन एक औरत और एक आदमी गोपी के घर आई। माँ, माँ। पिंटू खुशी से अपनी माँ से जाकर लिपट गया। ये देख घर वाले बहुत हैरान हो गए। गोपी भैया, मुझे माफ करना। दरअसल मेरा नाम भी गोपी है और पिंटू मेरा बेटा है। मैंने पिंटू की माँ से छुपकर शादी की थी। घर वालों को मनाने के लिए समय चाहिए था, लेकिन मुझे विदेश में नौकरी मिल गई और हालात ऐसे हो गए कि मुझे तुरंत ही विदेश जाना पड़ा। मेरी फैमिली ने बहुत तकलीफ उठाई है। जब ये वापस आए तो पिंटू को गायब देख परेशान हो गए और हम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले। ये श्री कृष्ण नगर तीसरी गली पड़ोस के गांव में भी है, लेकिन गलती से पिंटू यहाँ आ गया और एक जैसे नाम की वजह से ये गड़बड़ हो गई। क्षमा कीजिए, पिंटू की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई होगी, क्षमा करें। पिंटू अपने असली माता पिता के साथ वहां से निकल गया और मोटू पिंटू के सिखाए मंत्र की मदद से हर रोज मछलियां पकड़ने लगा, अच्छे खासे पैसे कमाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा।